हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस सीखेंगे, जिसमें आज की इस क्लास में आपको बेलन शंकु से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए देखते हैं और इनको सीखते हैं। देखिए, आप सभी को सबसे पहले ये बता दिया जाए कि आपको चैप्टर वाइज क्रम में सारी चैप्टर्स करा दिए गए हैं, तो उनको पहले जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो चैप्टर के बेस को समझने में, सबसे पहले वो क्लासेस भी देख लें, ताकि उनको बेस क्लियर हो जाए, सारे फॉर्मूले, सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। उसके बाद वो इन क्वेश्चंस को करने का अभ्यास करेंगे। वैसे मैं क्वेश्चन के दौरान कोशिश करूंगा समझाने के लिए वहां भी, लेकिन फिर भी आप लोग बाद में क्लासेस देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया, जिसमें बोला गया एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, इसको मोड़कर बेलन बनाया गया। देखिए, अगर एक कागज है और वर्ग के आकार का है जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सभी भुजाएं होंगी, क्योंकि वर्ग की भुजाएं आप सभी जानते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर, अब इसको मोड़ करके जब मोड़ा जाएगा और बेलन बनाया जाएगा तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो आपको ये तो पता है, सबसे पहले बेसिक बात आप सभी को पता होती है कि बेलन का वक्र पृष्ठ जैसे हमें बताना है, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये चीज का फॉर्मूला आप सबको बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। देखिए, इनमें सभी के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है। 2πrh, पाई का मान 22/7 लिया जाता है, तो वो प्रयोग करेंगे हम लोग। तो अभी आप ये सारी चीजें जानते हैं कि 2πrh होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो इस सूत्र के प्रयोग से ये प्रश्न हल होगा। लेकिन अब इसके कुछ बेसिक्स हैं, जैसा कि यहां पर बोला गया इस प्रश्न में कि कागज को मोड़ा गया है, ठीक है, फिर वो बेलन बना। तो इसके कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बहुत ही विशेष रूप से समझाया है चैप्टर्स में, कई बार इसको सब पढ़ाते समय। आज फिर समझा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। दो तरह से प्रश्न की डिमांड होगी। मैं यहाँ पर एक वर्ग आयताकार शीट लेता हूं और इसके माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए, इसमें बेलन बनाने का मतलब, जैसे ये आप देख रहे हैं, एक शीट है मेरे हाथ में, ये आयताकार है। इससे बेलन कैसे कैसे बन सकता है? इससे बेलन बन सकता है अगर आप इसको मोड़ते हैं, ठीक। तो मोड़ने का मतलब, जैसे हमने ये पकड़ा हुआ है, लंबाई आपके सामने ये लंबाई दिख रहा है, लंबाई के अनुरूप अगर हम ये लंबाई के अनुदिश इसको मोड़े, इस शीट को मोड़े, देखिए ऐसे मोड़ दिया, तो आप देख रहे हैं बेलन का स्ट्रक्चर बन गया, ये बेलन बन के तैयार हो गया। तो बेलन आयत को, या फिर वर्ग, अगर ये वर्ग होता, चारों भुजाएं बराबर होती इस शीट की, तो वर्गाकार होता, उसको मोड़ते तब भी बेलन बन जाता। यानी कि जब हम किसी आयत अथवा वर्ग को ऐसे मोड़ते हैं, या तो लंबाई के अनुदिश या फिर चौड़ाई के अनुदिश, अब जैसे आपके सामने ये चौड़ाई है, इसके अनुदिश मोड़ेंगे तो ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश अगर हम मोड़ते हैं तो बेलन बनता है। ये तो बात कंफर्म हो गई। अब देखिए, इसमें चेंजेस क्या आते हैं, यानी कि आपके पास तो पहले से आयत की लंबाई या चौड़ाई थी, या फिर वर्ग है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होती, तो वर्ग में तो थोड़ा आसान है। आयत के कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं। तो आपने देखा कि मोड़ने पर कुछ बदलाव हुए। जैसे लंबाई आप देख रहे हैं, लंबाई है, मोड़ रहे हैं, तो ये लंबाई घूम के एक वृत्त की संरचना ले रही है, आपके सामने आ रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक वृत्त का निर्माण हो जा रहा है, ये आपका वृत्त बन जा रहा है। यानी जो पहले लंबाई थी वही वृत्त बन गई, तो वृत्त की परिधि बन गई। तो मोड़ने पर एक कॉन्सेप्ट आप में पूछा जाता है, और एक कॉन्सेप्ट इससे संबंधित पूछा जाता है घुमाने पर। यानी इसी शीट को घुमाया जाए और इसी शीट को मोड़ा जाए। तो मोड़ने पर और घुमाने पर इसके पॉइंट्स आप लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ये पहले तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, मैं इसको अभी लाइन खींच के यहां पर आपको नोट करा देता हूं। आप यहां लिखिए, यदि किसी, मैं आयत के लिए लिखा दे रहा हूं, वर्ग तो बहुत ही आसान होगा, उसमें तो सब बराबर ही होता है। यदि किसी आयताकार कागज या आयत, चलिए आयताकार कागज ही लिख देते हैं, को मोड़कर, या सीधे यदि किसी आयत को मोड़कर अगर हम लिखें, मान लीजिए कागज चुनाव कुछ और वो बोल दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो सीधे सीधे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आयत। यदि किसी आयत को मोड़कर, ठीक है, यदि किसी आयत को मोड़कर बेलन बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है, इस बात को, इनको आप ध्यान रखें, तो जिस भुजा के परितः
जिस भुजा के परिता मतलब जिस भुजा के अनुदिश, परिता कह लीजिए या कई जगह अनुदिश या अनुरूप ऐसे वर्ड लिखे जाएंगे, इससे यानी कि आयत को घुमाया जाता है, सॉरी यहां पर मोड़ना था तो मोड़ना ही लिखेंगे, जिस भुजा के परिता या अनुदिश इसे मोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है, वह भुजा बने बेलन, जो बेलन बनता है, बेलन के वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बन जाता है। आप सभी जानते हैं कि जब आपने शीट को घुमाया तो वहां पर वृत्त, आपको पता है कि कोई बेलन होता है, जैसे ये बेलन है तो आप देख रहे हैं इसके दोनों सिरों पर वृत्त बना होता है ना। तो आपको मैंने मोड़ के भी दिखाया था, जैसे ये शीट है, आप इसको मोड़ते हैं तो देखिए लंबाई क्या हो रही है, वृत्त बन जा रही है, आपके सामने एक वृत्त आ रहा है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, इधर आपका वृत्त का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है आपकी वृत्त की परिधि हो जाती है। ये भाई बाउंड्री वृत्त जो बन रहा है, लंबाई ही घूम करके वृत्त बन जाता है, तो ये वृत्त की परिधि। और दूसरी जो है देखिए बाकी की दूसरी भुजा ये जो चौड़ाई वाली है, ये आप देख रहे हैं बेलन की लंबाई या ऊंचाई बन गई। भाई ये जो चौड़ाई थी ये वाली, ये क्या हो गई, बेलन की ऊंचाई हो गई या लंबाई हो गई। लंबाई या ऊंचाई कहे, देखिए बेलन जब इस प्रकार से होगा तो इसको ऊंचाई कह लेंगे, इस प्रकार से होगा लंबाई, लेकिन लंबाई और ऊंचाई एक ही बात है ना। बेलन अगर इस प्रकार से है तो लंबाई ही ऊंचाई है, ऐसे है तो इस समय हम ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। यदि किसी आयत को मोड़कर बेलन बनाया जाता है तो जिस भुजा के परिता अनुदिश से मोड़ा जाता है वह भुजा बने बेलन के वृत्त की परिधि बन जाता है। और दूसरी भुजा तथा, इसको नोट कर लीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है, तथा दूसरी भुजा यानी जो और अतिरिक्त भुजा है आपके पास, अब वह भुजा क्या बन जाती है, बेलन की ऊंचाई। दूसरी भुजा बेलन की ऊंचाई बन जाती है। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका है किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, जब आयत को मोड़ा जाता है, वर्ड उसमें आएगा मोड़ कर, ये की वर्ड है उसका, ठीक, कि इसको मोड़ करके जब बनाया जाएगा तब ऐसा होगा। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे हम अक्सर, ठीक है। अब यहीं पर हम इसको हम हटा करके इस वर्ड को, ये कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिए। यहीं पर दूसरा कॉन्सेप्ट नोट करिए, जब यहां लिखा हो किसी आयत को घुमाकर, अब मैं यहां से केवल इस वर्ड को हटाऊंगा, घुमाकर अगर यहां पर आ जाए तो क्या चेंजेस आएंगे, देखिए, किसी आयत को घुमाने से या घुमाकर बने बेलन, यानी कि यदि किसी आयत को घुमाकर बेलन बनाया जाता है तो जिस भुजा के परिता हिस्से, अब मोड़ा वर्ड जहां था वहां मैं घुमाया कर दे रहा हूं, घुमाया जाता है, तो वह भुजा बने बेलन के वृत्त की परिधि नहीं। अब यहां पर देखिए घुमाने से क्या चेंज आएगा वो देख लेते हैं। तो जिस भुजा के परिता घुमाया जाता है वह भुजा बने बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। यहां पर जिसके परिता घुमाया जाएगा वो ऊंचाई कहे या लंबाई कहे एक ही बात है, बेलन के लिए बन जाता है, तथा दूसरी भुजा बेलन की त्रिज्या बन जाएगी। इतना याद रखें, ये चेंज आपका आता है जब किसी आयत को घुमा कर बेलन बनाया जाता है। तो दो बातें होती हैं, इनको याद रखिए, बच्चे इनको एक ही में मिक्स कर जाते हैं, वो एक ही समझते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है। ये दो अलग अलग विशेष बातें हैं जिनके आधार पर ऐसे प्रश्न बनते हैं, और यही प्रश्न सबसे टफ लगते हैं। बाकी प्रश्न तो मैंने बहुत कराए हुए, बहुत इजी हैं। अब इसको देख लीजिए घुमाने वाले कॉन्सेप्ट में कैसे होगा। देखिए मोड़ने वाला, एक बार देखिए ऐसे मोड़ा तो ये आपका परिधि बना और ये ऊंचाई बन गया, यानी कि आपके सामने ये देखिए चौड़ाई है, ये चौड़ाई घूम करके बेलन की ऊंचाई बन गई, और दूसरी ये वृत्त की परिधि बन गई। ये मोड़ना है, हम मोड़ रहे हैं कागज को। अब इसी सीट को, आयताकार सीट को अगर हम मोड़े न बल्कि घुमाएं तो क्या होगा। अब देखिए ये मैंने लंबाई पकड़ा, और लंबाई के अनुदिश अगर मैं इसको घुमाता हूं, ऐसे देखिए अगर मैं इसको घुमाता हूं तो क्या होगा, घुमाने से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जैसे जैसे घूम रहा है उसको आप कल्पना करिए कि वो बेलन बना रहा होगा, आप देख रहे हैं ना। तो घूमने से ये जो घूम रहा है ये तो बेलन की लंबाई है, चाहे आप ऐसे घुमाएं चाहे जैसे घुमाएं, देखिए तो ये तो आपकी लंबाई ही है। और बाकी जो ये रहा, देखिए ये पार्ट, ये वाला हिस्सा आधा इधर जाता है, इस साइड आप राइट में, और घूम के आधा इधर आता है,
फिर देखिए ऐसे बेलन, यहाँ आधा और इधर आधा, यानी कि बीच में से आधा जो होता है बेलन की त्रिज्या ही होती। तो उस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि दूसरी भुजा त्रिज्या का रूप लेती है। अब आप इसको ध्यान से समझिए और महसूस करिए। उसके अलावा जो लोग नहीं भी समझ पा रहे हैं उनके लिए ये चीज लिखी गई है, तो वो इसको विशेष रूप से ध्यान दें। अब मैं हटाता हूं और क्वेश्चन आपको डायरेक्टली करवाता हूं। ठीक, अब देखिए ये चीज आपको कंफर्म हो गई, तो आपको ये पता चल गया कि इसमें तो खैर सब बराबर ही है, लेकिन ये तो पता चलना चाहिए कि जब इसको मोड़ा गया होगा तो एक भुजा इसकी परिधि बनी होगी वृत्त की, और एक भुजा आपकी दूसरी जो भुजा है वो ऊंचाई बनी होगी। तो यानी कि हमें जब यहां पर लेना होगा बेलन की परिधि, बेलन के वृत्त की परिधि, बेलन में जो वृत्त बनते हैं दोनों सिरे पर उनकी परिधि, बेलन के वृत्त की परिधि, ये आएगा 25। एक तो परिधि बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा अब यहां से अगर हम देखें, दूसरा बन जाएगा बेलन की ऊंचाई। मोड़ने पर मैंने आपको यही दो बातें बताई। ऊंचाई को इससे लिखते हैं, ऊंचाई या लंबाई कुछ भी बोले, दोनों को एच से ही इसमें लिखेंगे आप बेलन के लिए, तो वो भी 25। ठीक, अब ये क्योंकि यहां पर वर्ग था, आयत तो था नहीं, इसलिए हमने ऐसा ले लिया। अभी हम आयत के लिए क्वेश्चन कर लेंगे इससे संबंधित। तो अब क्या होगा, यहां से हमारे पास देखिए 2 पाई आर एच में एच तो साफ साफ ये 25 रख दिया जाएगा, आर की बात नहीं हुई है, लेकिन आप ध्यान दीजिए तो ये लिखा है 2 पाई आर, और वृत्त की परिधि होती भी है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि अगर देखा जाए तो क्या होती है 2 पाई आर, और यहां भी ये जो 25 है ये 2 पाई आर का ही काम करेगा। तो आपको ये पता है क्योंकि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और यही आपका 25 है, तो यानी 2 पाई आर की जगह आप 25 डायरेक्ट रख दीजिए। देखिए 2 पाई आर इतना जो सेगमेंट है इसकी जगह हम 25 रख देंगे, और गुणे एच की जगह भी 25 आ जाएगा, तो ये भी रख देंगे। तो ये हो गया 625, और ये था आपका सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ जब भी निकालना हो तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बताएंगे। इस प्रकार से 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्न बहुत आसान था, देखिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि वक्र पृष्ठ में 2 पाई आर होता ही है, 2 पाई आर ही वृत्त की परिधि होती, इसकी जगह 25 रख देंगे और एच की जगह 25 रख देंगे, दोनों का गुणा आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर आप मिस्टेक्स करेंगे और आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया एक बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। देखिए लीटर कितनी मात्रा में पानी आएगा, इसका अर्थ यह है कि उस बर्तन का या ड्रम का आयतन कितना है, उसकी धारिता कितनी। धारिता या आयतन एक ही बात होती है। आपको बस जब द्रव कभी किसी चीज में भरा जाता है तो उसको धारिता कहते हैं, और जब आप साधारण रूप से किसी पात्र का आयतन निकालते हैं तो वो उसका आयतन, यानी कि किसी पात्र में कितनी चीज आ सकती है वो उसका आयतन होता है। जैसे इस कमरे में जहां बैठ के पढ़ रहे हैं, जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें जितनी हवा भरी है ये इसका आयतन है, और किसी बर्तन या पात्र में कितना द्रव भरा है तो वो उसकी धारिता है। ये बात याद रखिए, बाकी चीजें एक ही हैं। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि यहां से एक बात आती है कि एक बेलनाकार ड्रम का व्यास। आप देखिए जो बेलन है, बेलन कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का कोई ड्रम है, और इसका व्यास का मतलब ये पार्ट। अब एक वृत्त तो बेलन में एक वृत्त ऊपर भी होता है, एक नीचे भी होता है, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, और ये इसकी ऊंचाई होती है, ये बेलन है। अब इसका व्यास दिया है, यानी ये पूरा व्यास बताया गया, तो आप नोट कर लें यहां से व्यास किसका, बेलन के लिए है, तो बेलन का व्यास ये ध्यान रखेंगे। व्यास दिया हुआ है ड्रम का या बेलन का, क्योंकि वो बेलनाकार है, कितना दिया है 55 सेंटीमीटर। व्यास को कहते क्या है, 2 गुणे त्रिज्या। अगर आप चाहें तो ये बोल सकते हैं कि ये 2r है। ठीक, व्यास को, क्योंकि व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो हम व्यास को क्या कह सकते हैं, 2 गुणे r या 2r कह सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें कहा गया तथा इसकी लंबाई, तो बेलन की लंबाई, अब इस समय देखिए ऐसे बेलन है तो ये इसकी ऊंचाई हम बोल रहे हैं, और यही चीज अगर ऐसे बेलन बनाया जाएगा तो इस समय में
वही चीज ये जो है लंबाई का काम करेगी। मतलब लंबाई ही ऊंचाई होती है। बेलन में लंबाई दी हो तब भी आप उसको ऊंचाई मानेंगे, इसको खड़ा कर देंगे ऊंचाई हो जाएगा, और ऊंचाई दी गई हो तब तो एच लेना ही है, यानी कि लंबाई को भी एच ही मानना है। सूत्र में आपके एच होता है बेलन में, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है आप ये सारी बातें समझ गए। तो बेलना का ड्रम का व्यास पता है और इसकी लंबाई पता है, यानी बेलन की लंबाई को मैंने कहा एच से ही लिख लीजिएगा 120 सेंटीमीटर। उस ड्रम में कितने लीटर पानी है, यानी हमारा जो कार्य है वो एक्चुअली ये है कि हमें इसका आयतन बताना है। जब भी ये कितने लीटर पानी आएगा आपको आयतन, या इसी को वर्ड एक नाम देते हैं धारिता, ये बताना। और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से हमें चाहिए आर और एच। ठीक है, यहां पर आपके पास 2r, यानी कि ये देखिए ये जो 55 है ये वास्तव में किसकी वैल्यू है, 2r बराबर 55 है। तो r निकालेंगे तो 55/2 हो जाएगा। भाई इधर गुणे में इधर जाएगा बटे हो जाएगा, यानी r की जगह आप 55/2 लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए पाई और ये r की जगह 55/2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और गुणे h का मान 120 है तो 120 रखेंगे। बस इसको आप सरल करेंगे। अब आप देखेंगे यहां से जब आप इसको सरल करेंगे, इसका मान आप 22/7 रख सकते हैं। ठीक, इसका मान आप 22/7 रखेंगे तो ये 22/7 गुणे 55/2 गुणे 55/2 और गुणे 120। अब इसको आप सरल कर लीजिए, बस इसी को आपको सॉल्व करना, वही आपका आंसर होगा आयतन। लेकिन आपको लीटर में बनाना है तो हम अभी देखते हैं इसके लिए क्या करना है। पहले आप देखिए सबसे सिंपल तरीके से अगर देखें, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, डायरेक्ट काट सकते हैं, या आप ऐसे कर लीजिए 2 एकम 2 और ये 2 छंग 12 60 हो गया। फिर इस 2 से काटिए, 2 एकम 2 60 को काट दीजिए 30 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये चीज समझ में आ गई कि ये हो गया। अब हम 55 गुणे 55 कर लेते हैं कि कितना होता है। 55 का स्क्वायर करना आपको मैंने बताया, ऐसी संख्या जिसके पीछे 5 हो उसको आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसका तरीका ये होता है पीछे 5 का वर्ग करके 25 लिख लीजिए, और आगे वाला जो 5 है इसको 6 से, यानी 5 के बाद क्या आता है 6 से गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30। तो 55 का वर्ग 30 25 आएगा इस तरीके से। तो आप चाहे तो आप गुणा भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये चीजें भूली है, नहीं याद है, तो आप 55 गुणे 55 करेंगे तो 30 25 आएगा। तो आप देख रहे हैं 22 गुणे ये 30 25 और गुणे ये वाला 30, भाई ये दोनों का तो आ गया 3 0 2 5 और बटे में है अभी 7। इसको हमें सरल करना है, कैसे भी करके गुणा करके 7 से भाग देना है। वो अब हमारा काम है कि हम लोगों को कैसे करना पड़ेगा, इसको आप देखिए। तो अब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा अगर किसी में ऐसा आया है। तो अब देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन इजी कैसे हो सकता है। पहले तो हम ये 30 वाला गुणा आसान है, कर सकते हैं। तो 30 वाला गुणा करते हैं, पहले ये 0 बढ़ा लेते हैं और फिर 3 से करते हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, भाई 3 5 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, और फिर ये 0 है ही है, और 3 3 9। ठीक, ये हो गया। और अब बटे में 7 चल ही रहा है। इसको आप चाहे तो 22 को इसको 2 इधर कर दीजिए, 11 गुणे 2 कह दीजिए। 11 का गुणा बहुत आसान है, मैंने आपको समझाया। 2 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 0 2 पंचे 10, 2 सती 14, 1 15 के 5 15 हो जाएगा, 2 9 18 और बटे 7। इस समय आपका ये गुणा होकर के 11 गुणे 18 15 00 बटे 7 आ गया है। ये अब आपको गुणा करना है, भाग करना है। मैं ऊपर की चीजें हटा दे रहा हूं और ये कैलकुलेशन आपका ऊपर करवा देता हूं। 11 से गुणा बहुत आसान है, देखिए 2 0 पीछे कैसे लिख लेते हैं। 18 15 को 11 से गुणा करते हैं, जैसे 11 गुणे 18 15 करना है तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। 2 0 तो पीछे है ही, और बटे में अभी 7 दिया, ध्यान रखेंगे। पहले आप 11 से गुणा देखिए, तो हम इसको यहीं से रखते हैं। 2 0 तो ऐसे ही लिख ले जाएंगे। 15 में जब 11 से गुणा होता है तो कॉर्नर वाला नंबर शुरू करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, और फिर इसको जोड़ते जाते हैं। 5 1 6, 8 1 9, और फिर इस 8 में 1 9, और फिर किनारे वाला 1 ऐसे लिख देंगे। 11 से गुणा हो गया और बटे 7 हो जाएगा। 11 से गुणा का बहुत आसान तरीका होता है कि जिससे आपको गुणा करना है, जैसे 2 0 तो मैंने नीचे ऐसे उतार दिए। 15 ये गुणा करना था तो 5 ऐसे लिखेंगे, 5 1 6 जोड़ते जाएंगे, 1 8 9 जोड़ेंगे। ठीक है, फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते लिखते जाएंगे। अब देखिए 7 से हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो ये आएगा 7 दूनी 14। ठीक है, बचेगा 5।
5 बचेगा तो 59 हो जाएगा, 7 और 56 हो जाएगा, 7 और 56 के बाद 3 बचेगा 36, तो अब 36 हो जाएगा, तो 7 और 25 35 हो जाएगा, फिर वो 1 बचेगा, इसके आगे 15 हो जाएगा, भाग करना 7 से आसान है, 15 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 होगा, 1 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, यहाँ पर आगे 3 30 हो जाएगा, तो 7 चौके 28, ऐसे ये आता चला जाएगा। ठीक, और आएगा आगे 7 से भाग हो गया, लेकिन दशमलव कहाँ आया था आपका, 7 दूनी 14, 4 बचा, आपका दशमलव इस समय यहां आया है। ठीक है, इसके बाद दशमलव लगेगा। तो अब आप ये चीज समझ गए कि ये आपका आ रहा है दशमलव करके आगे जो भी आएगा, जैसे 7 दूनी 14, 5 बचा 59, 7 और 56, 56 के बाद 3 बचा 36, 7 बची 35, 1 बचा, यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा 10, 7 एकम 7, फिर 1 30 हो गया, 3 बचा तो 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा तो 20, फिर 7 दूनी 14, ऐसे करके आएगा। ये आपका कुछ आ रहा है, जो भी था ये प्रश्न, उसमें आपका व्यास था सेंटीमीटर, लंबाई भी सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो आंसर आया है वो सेंटीमीटर की घात 3 में आया, क्योंकि आयतन को सेंटीमीटर क्यूब लिखते। अगर आंसर हमें सेंटीमीटर में लिखना होता तो यही छोड़ देते, लेकिन इसने कहा कितने लीटर पानी आएगा, तो ये आंसर आपका 285214.2 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ चुका है। अब आप देखिए, ये जो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया है, इसको हम क्या करेंगे, हमें आंसर देना है लीटर में, तो हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आता है उसको बस आप 1000 से भाग कर देते हैं, तो ये लीटर बन जाता है। ठीक है, यानी आप एक रूल याद रखिए, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसी से आप ये चीज कर सकते हैं। यानी 1000 से भाग कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लीटर बन जाएगा, और भाग करने में क्या होता है, दशमलव जितने 1000 में 0 है, दशमलव उतने प्लेस तक लेफ्ट साइड में बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 285.214 लीटर। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कैसे लीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर तथा लंबाई 2 मीटर। आप जानते हैं रोलर ऐसे बेलनाकार होते हैं और मैदानों पर देखते हैं, क्रिकेट पिच पर देखते हैं, कई जगह वो रोलर दौड़ाए जाते हैं मैदान को लेवल करने के लिए। सड़कों पर आप देखते हैं रोलर जो चलते हैं उसमें भी लोहे के बड़े बड़े बेलनाकार बेलन लगे होते हैं जिनसे वो सड़क को लेवल किया जाता है। तो रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, यानी रोलर बोलने का मतलब आप बेलन समझ लेंगे, तो इसका मतलब बेलन का व्यास दिया है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कहा गया है बेलन, और यही क्या है, रोलर जिसको कहा गया है, रोलर को ही बेलन समझेंगे। इसका व्यास आपको दिया है, व्यास दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर। व्यास को आप 2 गुणे त्रिज्या भी कहते हैं, तो 2r भी लिख सकते हैं, आप ये ध्यान रखें, ठीक है। बेलन का व्यास कितना है, 70 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया इसकी लंबाई 2 मीटर, यानी कि बेलन की लंबाई, मैंने कहा आपको बेलन की लंबाई बोले या ऊंचाई बोले एक ही बात है, लंबाई या ऊंचाई बेलन के लिए एक ही होता है। इसको h से लिखेंगे कितना, 2 मीटर। ये मीटर में, वो सेंटीमीटर में, ध्यान रखें। आपको बताना है कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, ठीक। तो जो चक्करों की संख्या है वो 50 है, ठीक। तो 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा, ये चीज आपको बतानी है। वर्ग मीटर, ये बात आप याद रखें। आपको पता है कि जब भी रोलर को चलना होगा कितने वर्ग मीटर या कितने वर्ग सेंटीमीटर, तो रोलर उतना ही भाग चलेगा जितना इसका वक्र पृष्ठ है। ये वाला भाग जो मुड़ा हुआ गोल सा आपको दिख रहा है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्री भाग होता है इसलिए वक्र पृष्ठ बोला जाता है। तो इसका मतलब आपको एक चक्कर, आप खुद सोचिए, अगर ये बेलन है और ये अपना पूरा एक चक्कर जब चल लेगा, एक अपना पूरे जितना वक्री भाग है उतना चल लेगा, तो वो उसका एक चक्कर में वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है। तो यानी आपको ये चीज क्लियर है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वो बराबर होगा एक चक्कर के, एक चक्कर का जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा वक्र पृष्ठ। एक चक्कर का क्षेत्रफल कह लीजिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए,
तो अब आप देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर एक चक्कर का क्षेत्रफल है और आपको ऐसे 50 चक्कर लिखने हैं, तो आप इसमें समझ जाइए कि 50 चक्कर के लिए 50 गुणे बेलन का वक्र पृष्ठ करना होगा। यानी कि 50 चक्करों में, इसका मतलब आपको बताना है 50 चक्कर के लिए 50 चक्करों में बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 50 गुणे एक चक्कर, यानी 50 चक्कर में तो एक चक्कर का क्षेत्रफल 50 गुणे एक चक्कर का क्षेत्रफल, या ऐसे कह लीजिए सीधे सीधे 50 को उसके वक्री पृष्ठ से गुणा कर दिया, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 50 गुणे इसका वक्र पृष्ठ। अब आप बताइए वक्र पृष्ठ होता बेलन का कितना है, 2 पाई आर एच। देखिए ये जो 2 पाई आर एच है ये एक चक्कर में वक्र पृष्ठ है, और कितने चक्कर थे 50, तो 50 गुणे 2 पाई आर एच, बस इतना ध्यान रखिए। अब सॉल्व कर लीजिए 50 गुणे 2 पाई। देखिए इसको अगर हम देखें तो इसमें 2 भी है और आर भी है, और 2r को 70 लिख सकते हैं, लेकिन आंसर आपको देना है वर्ग मीटर में, तो इसका मतलब ये जो सेंटीमीटर ये मीटर होना चाहिए, तो इस 70 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम 100 से ऐसे भाग कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। ठीक है, यानी एक एक जीरो काट दे तो 7/10 मीटर लिख सकते हैं। 2r को 7/10 मीटर लिख सकते हैं, तो 2 ये रहा, हम इसको चाहे तो पाई आगे कर ले और 2r एक साथ कर लिया जाए ऐसे, और गुणे h, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 2r की जगह आप रख लीजिए 7/10 और गुणे h के स्थान पर 2 मीटर, तो 2 रख लीजिए। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 से 7 कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब आपके पास जो बचा वो है 5, 22 और 2। ठीक, 5 गुणे 44, या ऐसा कर लीजिए 44 ना करके 5 गुणे 10, ये ज्यादा आसान होगा भाई। 2 गुणे 5 10 होगा, और 22 गुणे 10 यानी 220। 220 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर है, क्योंकि आपको वर्ग मीटर में बताना था, तो 220 वर्ग मीटर इसका आंसर हो गया। देखिए गुणा भाग करते समय ये आपको दिमाग लगाना है, जैसे हमने यहां सोचा कि 2 भी है आर भी है और गुणे में तो ये सब होते ही है, तो 2r की जगह हमने सीधे 7/10 2r के प्लेस पे रख दिया, अलग से r नहीं निकाला, वो टाइम बचा। उसके बाद हमने यहाँ पर जब मान रखा तो जितना कट हो गया, कट करने के बाद ये भी देखा कि गुणा पहले किसका करे, भाई 22 को 5 से करे फिर 2 से करे, या 22 को 2 से करे फिर 5 से करे, ये आप कुछ भी करेंगे आएगा 220 ही, लेकिन आसान तरीका ये है कि 5 दूनी 10 और 22, तो 22 दहम 220। तो इस तरीके से आपको समझना है। मुझे आशा आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने का खर्च क्या होगा। ठीक है, तो 3 मीटर व्यास है और कुआं। अब आप देखिए यहाँ पर जो कुआं गहरा खोदा जा रहा है ये बेलन से संबंधित ही बात है, इसकी ध्यान रखिए, क्योंकि कुएं आपने देखे हैं बेलनाकार होते हैं गांव में। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से प्रति घन मीटर, यानी इसका आयतन है ना, आयतन किसमें होता है, घन मीटर में, तो की दर से खोदने का खर्च क्या होगा। अब आपको क्या करना है, इसको ध्यान देना है। कुएं का व्यास दिया है इस प्रश्न में, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कुएं का व्यास या आप कहिए बेलन का व्यास। ठीक है, कुआं कहिए या आप इसको बेलन भी अपने आप अंडरस्टूड है आपके लिए। कुएं या बेलन का व्यास, व्यास को मैंने कहा 2r से लिख सकते हैं अगर जरूरत है तो, 2 गुणे त्रिज्या कहते हैं ना व्यास को। हमेशा याद रखिए, आपको ये पता है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो इसका मतलब 2 गुणे आर, 2 गुणे आर को ही आप सीधे 2r कह लीजिए, बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा ही माना जाता है। तो ये सब बेसिक आप चीजें जानते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी तो चेंज हो ही जाता है। तो 3 मीटर व्यास, यहां से बोला गया 3 मीटर व्यास, ठीक है। 14 मीटर गहरा, देखिए कुएं की जो गहराई है जमीन के अंदर, वो भी तो बेलन जो है उसकी ऊंचाई ही रहेगी जितनी गहराई है, तो कुएं की गहराई या फिर आप इसी को ऊंचाई कह सकते हैं, तो इसको h से लिखेंगे। कितनी गहराई है, 14 मीटर। इसके बाद आपसे कहा गया है 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने का खर्चा। तो पहले हम देखें कि कितने घन मीटर है, यानी वो कुएं का आयतन कितना है।
तो कुएं का आयतन निकालेंगे पहले, कुएं कह ले या फिर जो बेलन है, क्योंकि वो बेलनाकार है तो इसका आयतन देखते हैं कितना आएगा पहले। तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, चैप्टर वाइज क्रम में ध्यान रखें। पाई आर स्क्वायर एच में आप क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर चाहिए, यहाँ 2r है तो इसको आर बना लेते हैं, क्योंकि 2r बराबर 3, तो r बराबर 3/2, भाई ये गुणे में है इधर बटे में हो जाएगा, तो r की जगह 3/2 लिखेंगे। मीटर में तो था ही, कोई टेंशन नहीं, 3/2 लिखा r की जगह, लेकिन r पर सूत्र में स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे 3/2 में, गुणे h 14 है तो 14 रख दीजिए। अब देखिए इसको बस सरल करिए, 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे 14, भाई वर्ग है तो 2 बार गुणे में लिख दिया। 7 से 7 दूनी 14, 2 से 2 एकम 2 कट जाएगा और 2 एकम 2 ये 11 हो जाएगा। 11 गुणे 3 3 9, 99 मीटर क्यूब। इसी को मीटर क्यूब को, भाई क्यूब को घात 3 को घन कहते हैं, तो आप 99 घन मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि घात 3 को घन कहते हैं, तो घन चाहे ये कहें या फिर आप 99 घन मीटर कहें। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि कुएं का जो आयतन है वो 99 घन मीटर है, और इन्होंने कहा 30 रुपया प्रति घन मीटर, यानी 1 घन मीटर का खर्चा भी इन्होंने बता रखा है। तो अब हम देखते हैं यहां से इसको हटा करके, और अब आपको सॉल्व करा देते हैं यहां तक, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 घन मीटर, प्रति लिखा है मतलब वो 1 है, प्रति घन मीटर का मतलब 1 घन मीटर, 1 घन मीटर का जो खर्च आता है खोदने का वो 30 रुपया आता है। ठीक, तो आपके पास कितने घन मीटर है, 99, यानी कुआं जो है वो 99 घन मीटर का था, तो 99 घन मीटर का जो खर्च होगा वो गुणा हो जाएगा 99 गुणे 30, यही आपका खर्चा आ जाएगा। तो 0 ये बढ़ा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 2 27 2 29, ठीक है। तो 2,970 रुपये खर्चा आएगा इस कुएं को खोदने में। ठीक, कुल मिलाकर के आपको ये चीज आइडिया लग गई होगी कि कैसे ये प्रश्न करना है और क्या इसमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से आपको समझना है, करना है और उनका अभ्यास करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने, देखिए यहां वर्ड आ गया घुमाने पर, ठीक है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट लिखवा दिया है, तो ध्यान रखिए ऐसे प्रश्न में, क्योंकि यहां पर क्या है, एक आयत है, ये आयत की लंबाई 17 और चौड़ाई 7 है, ठीक। इसको चौड़ाई के परितः घुमाया गया। अब ये चौड़ाई के परितः घुमाया जाएगा, तो घुमाने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे चौड़ाई के परितः घुमाते हैं तो क्या होगा, ये इधर घूम करके आएगा और ये ऐसे बनेगा, और फिर फाइनली आप देख रहे हैं यही 7 आपका, ये तो ऊंचाई बनी रह जाएगी और ये घूम के इधर आएगा, तो ये आधा इधर का त्रिज्या और ये आप देख रहे हैं कि त्रिज्या। अब आप इसको, खैर ये सारी बातें भूल जाइए, सबसे सिंपल बात मैंने आपको नोट करा दिया है कि किसी आयत को अगर जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वो भुजा उसकी लंबाई, बेलन की लंबाई या ऊंचाई बन जाती है। यानी कि हमें यहां पर 2 चीजें ध्यान देनी है कि बेलन की ऊंचाई क्या बनेगा, जो कि हम h लेते हैं, और अगला घुमाने में बेलन की त्रिज्या बन जाती है। 2 चीजें बनती है, मैंने आपको नोट करा दिया था। किसको क्या लेंगे ये सोचना है, 17 को क्या लेंगे, 7 को क्या लेंगे, बस यही सोचना है। तो आपको फिर से आप नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं कि आयत को जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वह भुजा बेलन की ऊंचाई बन जाती है, तथा दूसरी भुजा बेलन की त्रिज्या बन जाती है। तो यहां पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि चौड़ाई के परितः घुमाया गया, तो मतलब चौड़ाई ही ऊंचाई हो जाएगी। तो चौड़ाई इसकी 7 है, तो इसका मतलब ऊंचाई 7 ले ली जाएगी, और दूसरी भुजा जो 17 है इसको आप त्रिज्या ले लेंगे, बस इतना ध्यान रखना। ये मैंने नोट करा दिया। अब आसानी से इसका वक्र पृष्ठ बताना है, तो आपको पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच, ठीक, ये सूत्र होता है। अब डायरेक्टली हम वैल्यू रखते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर की जगह 17 और एच की जगह 7, ठीक। इसको सरल कर लीजिए, आंसर हो गया, 7 से 7 कट गया, ये 17 दूना 34, 34 गुणे 22,
या ऐसा कह लीजिए कि अब 34 गुणे 2 गुणे 11 कह ले, 22 को हम तोड़ लेते हैं, 34 गुना 68 गुणे 11। अब बस केवल इसको आपको सॉल्व कर देना है बस। अच्छा, बेलन का आयतन भी था, इसमें एक बेलन का आयतन भी था। हम पहले वक्रपृष्ठ कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसमें दो चीजें थी, हम पहले वक्रपृष्ठ कर दे रहे हैं और फिर उसको करते हैं। तो देखिए इसका वक्रपृष्ठ जो आएगा, ये आप 11 से गुणा आसान है, 8 ऐसे लिखिए, 8 6 14, 1 बचा 6 1 7, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि वक्रपृष्ठ है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अब रह गया आयतन, तो चलिए अब आयतन निकाल लेते हैं। हमने पहले वक्रपृष्ठ निकाल दिया इसका 748। अब यहां से बेलन का आयतन, इसी बेलन का आयतन भी बताना था, तो उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। गुणा तो बीच में सब होता ही है, आपको मालूम है। पाई आर स्क्वायर एच में पाई का मान 22/7, आर का मान फिर वही 17 और इसका है वर्ग, और एच है 7। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणे 17 का वर्ग आपको पता है, 17 गुणे 17 289 होता है, करके देख लीजिएगा। और दो, अब हम इसको फिर से वही तोड़ देते हैं, 2 गुणे 11 में, या फिर ऐसे कहें 11 गुणे 2 में। 11 का गुणा बहुत आसान होता है, इसलिए अब पहले डबल कर लीजिए इसको, 2 9 18, 2 9 18, 2 3 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5 और गुणे में 11। अब आप 11 से गुणा करेंगे तो तरीका यही है, सबसे किनारे वाला संख्या ऐसे लिख ली जाएगी, 8 7 15, 1 बचा हासिल, 7 5 12 1 13, 1 बचा 5 1 6, 6358। और क्योंकि आयतन था इसलिए सेंटीमीटर की घात 3 बोलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। 6358 सेंटीमीटर क्यूब इस बेलन का आयतन होगा, जो कि घुमाने से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखें, एक क्वेश्चन घुमाने का है जो भी करा दिया गया है, और एक क्वेश्चन मोड़ने का था। इनके कॉन्सेप्ट को मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही डिटेल में बताया। जिन लोगों ने आगे का स्टार्टिंग का पार्ट देखा है उनको अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि घुमाना और मोड़ना क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसमें बोला गया यदि किसी बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का व्यास बताइए। देखिए बेलन के सिरे जो भी होते हैं, बेलन के दो सिरे होते हैं, एक ये नीचे की तरफ जिस पर एक वृत्त की संरचना होती है, और एक ऊपर की तरफ इस पर भी एक वृत्त बना होता है। इसका मतलब कोई भी बेलन होगा, जैसे ये मार्कर बेलनाकार है, तो आप देख रहे हैं कि इसका एक सिरा ये है जो वृत्त है और एक सिरा ये है जो वृत्त है। ठीक है, तो बेलन के दो सिरे होते हैं जो कि आपके वृत्त होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि यदि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि बेलन के सिरे में वृत्त होता है, मतलब इन्होंने वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो इन्होंने इस प्रश्न में कहा है बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। आप अपने आप इसको समझ लेंगे कि ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। ये चीज आपको अपने आप समझ लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने बेलन के सिरे का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल ये दे रखा है। तो अगर हम ये चीज ऐसे लिखें कि बेलन के सिरे यानी कि जो वृत्त है का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 36 पाई। देखिए वहां पर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ये दिया है, और बेलन का व्यास बताना है। तो आप बताइए बेलन के सिरे का क्षेत्रफल होगा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो इधर पार्ट है इसकी जगह हमने पाई आर स्क्वायर रख दिया और बराबर ये 36 पाई। ठीक है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेलन का व्यास बताना था। अब देखिए ये पाई उधर जाएगा, आर स्क्वायर इधर रखेंगे, 36 पाई उधर पहले से है, पाई ये गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो पाई का मान पहले नहीं रखेंगे, पाई को उधर ले जाके कट कर देंगे। आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर जब वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, जब वर्ग होता है दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है। 36 का 6 सेंटीमीटर आ गया, तो यानी त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर, आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आया, तो आपको बताना था व्यास। व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, ये आपको पता है, तो 2 गुणे 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया, व्यास पूछा था तो 12 सेंटीमीटर। मुझे आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मिस्टेक आपसे नहीं होने वाली, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन बताइए। आप देखिए यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, बेलन के आधार, आधार या सिरा जो भी बोले वो वृत्त ही होगा। बेलन के आधार में
देखिए ये बेलन है और इसके आधार में वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है। तो आपको पता है बेलन के आधार यानी कि ये वृत्त की बात कर रहा है ना, आधार कहे या सिरे कहे, का क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है कितना, 125 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो यानी कि ये जो आपको पता है ये वही पाई आर स्क्वायर दिया है पूरा, ये जो आपको लिखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 125, तो आर स्क्वायर बराबर 125 बटे पाई हो जाएगा। सॉरी, केवल 125 दिया गया है यहां पर। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही लिख के छोड़ेंगे, फिर जैसा आएगा आगे देखेंगे। यानी कि पाई आर स्क्वायर की जगह हम 125 लिख सकते हैं अगर हमें जरूरत है तो, क्योंकि यहाँ पाई तो इधर वो है नहीं जो कट जाएगा, तो अभी यही छोड़ते हैं, आगे जैसा होगा देखेंगे। फिर इसके बाद कहा है इसकी ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ये दो चीजें इस प्रश्न में दी गई हैं। अब आपसे कहा गया इसका आयतन बताइए। अब आप बताइए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये बेलन है और इसके आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखिए ये सब गुणे में होते ही हैं सबके बीच में, तो आप पाई आर स्क्वायर तो देखिए यही आपको दिया हुआ साफ साफ। तो अब हम डायरेक्ट क्यों ना करें कि ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 125 है, तो इस जगह हम डायरेक्ट 125 रख दें और ऊंचाई 12 है 12 रख दें, तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, यहीं पर हो जाएगा काम। अब केवल ये जो गुणा करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 125 को आप 10 बार गुणा कर लीजिए तो 1250 आएगा। भाई 12 से गुणा करने का तरीका ये है कि हम 125 को 10 से गुणा कर लें और फिर 125 को 2 बार कर लें, टोटल ऐड कर लें आंसर, चाहे आप 12 से लिख के गुणा करिए, आपकी मर्जी। तो ये 1250 और 125 से ये 250 है ना, 125 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए तो आप देख रहे हैं यहां पर 1500 आ गया सीधे सीधे, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 1500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न बहुत ही अच्छा था और सिंपल था। ठीक है, कभी कभी यही सब कॉन्सेप्ट्स आपको समझने होते हैं बस, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पर काम किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, समान ऊंचाई वाले दो बेलन। देखिए यहां पर दो बेलनों का कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है, कि यहां पर ऊंचाई समान है। ठीक, मान लीजिए एक बेलन ये है एक बेलन ये, समझने के लिए मैं बना रहा हूं, आपको ये सब फिगर विगर नहीं बनाना, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बना रहा हूं। ऐसे दो समान ऊंचाई है जिनकी त्रिज्याएं, एक की त्रिज्या 1 है एक की त्रिज्या 3 है। तो मान लीजिए इसको मैं और पतला ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक की त्रिज्या 1 और एक की 3, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात, एक की त्रिज्या में मान लो R1 और एक की त्रिज्या R2, तो त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2। देखिए अनुपात को हम R1 बटे R2 भी लिखते हैं, आपको ये चीजें पता है। तो अनुपात दिया हुआ 1/3, 1:3 दिया हुआ था, तो हम इसी को 1/3 लिख लेते हैं। ठीक, पहले बेलन का आयतन, अब देखिए यहां से साफ बोला गया समान ऊंचाई, मतलब इन दोनों बेलनों की ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई h है वही इसकी है, ऊंचाई अलग नहीं है, यानी दोनों की ऊंचाइयां समान है। ठीक है, तो यदि पहले बेलन का आयतन 40 तो दूसरे बेलन का आयतन बताइए। अब आप देखिए दोनों बेलन का अनुपात आपको बताना है, तो कैसे किए जाते हैं ऐसे प्रश्न। पहले बेलन का आयतन, दो बेलन है ना, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, ऐसे करिएगा, दूसरे बेलन का आयतन बटे में लेकर के, जब दो बेलन का अनुपात दिया हो तो ऐसे बटे में लिखेंगे बराबर। तो पहले बेलन का सूत्र क्या होगा, सूत्र तो आयतन का पाई आर स्क्वायर एच ही रहेगा, लेकिन पहला बेलन है तो R1 H1, भाई पाई का मान तो फिक्स होता है 22/7, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो R1 H1 लिख दिया हमने पहले बेलन के लिए, दूसरे का बटे में नीचे तो पाई आर स्क्वायर एच सूत्र होता है, R2 H2 लिख दिया। अब क्योंकि H1 इसका जो त्रिज्या है, सॉरी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई समान है, तो H1 लिखें या इसको भी H लिखें, इसको भी H, क्योंकि ये तो समान है। तो H से H कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, केवल बचा आपका इधर R1 बटे R2। R1 पर भी स्क्वायर है और R2 पर है तो इकट्ठे लिख दे दोनों पर, भाई R1 पर भी स्क्वायर R2 पर भी स्क्वायर, तो इकट्ठे ऐसे लिख दे। और इधर पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, उसने कहा था एक बेलन 40 घन सेंटीमीटर का है, यानी कि पहला बेलन 40 है, तो दूसरे बेलन का आयतन हमें बताना है, दूसरे
बेलन का आयतन, ये ऐसे नोट कर लिया। अब आपका इतना आ गया, देखिए यहां से आप क्या करेंगे, अब 40 बटे दूसरे का आयतन हम ऐसा करते हैं, इसको V2 लिख देते तो आसान रहेगा लिखने में, यहां V2 लिख देते दूसरे बेलन का आयतन। और इधर R1 बटे R2 का मान था 1/3, तो इसको आप लिख दीजिए 1/3, और इसका वर्ग है तो वर्ग लिख दीजिए, 1 का वर्ग 1 होगा और 3 का 9 हो जाएगा। भाई R1 बटे R2 का मान 1/3 था, वो लिख दिया ये वाला, और यहाँ पर वर्ग था तो वर्ग कर दिया, 1/9 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो आया है वो ये लिखा है कि इधर से तो आपका 40/V2 बराबर इधर आपका 1/9, यही तो आया है। इसको सॉल्व करने का, जब दो चीजें बटे में बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, वज्र गुणन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 9, इसका इससे गुणा हो जाएगा, और ये V2 का 1 से तो V2 एक कम V2 ही रहेगा, तो इसको बस 9 चौके 36, 360 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये गुणा होकर के। ये जो V2 है वो 360 आ गया, बस इतना आपको ध्यान देना था। यहां से आंसर हो गया 360 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन था। ये चीजें याद रखिए, और एक दो कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड मैं और समझा देता हूं। ये तो प्रश्न था, कई बार ये प्रश्न ऐसे नहीं होगा कि पहले बेलन का आयतन, ऐसा नहीं बोला जाएगा यहां पर जैसा था, सीधे बोल देंगे कि समान ऊंचाई के दो बेलन जिनकी त्रिज्या 1:3 है या 2:3 है, कुछ भी हो, पहले तो दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात बताइए, केवल अनुपात ही पूछेगा। तो सूत्र तो यही लगाएंगे, पहले बेलन का अनुपात बटे दूसरे बेलन का अनुपात। अब ये अनुपात बताना है, यानी ये V1 है, ये V2 है, हम आयतन को V1 लिख लेते हैं इसका, और इसके आयतन को हम V2 लिख लेते हैं। तो V1 बटे V2, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं ना, इसलिए V से लिखते हैं, V1 बटे V2। अब देखिए यहां पर R1 बटे R2, R1 पर स्क्वायर है, R2 पर H, क्योंकि समान ऊंचाई था तो ये H इस H से कट गया, ये पाई इस पाई से कट गया, बचा केवल R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। या इसी को इकट्ठा लिख सकते हैं R1 बटे R2, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो इकट्ठा लगा दें, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब R1 बटे R2 का मान था 1/3 और इस पे वर्ग लगा है, तो आप देख रहे हैं V1 बटे V2 का मान 1 का वर्ग करेंगे 1, 3 का करेंगे 9, यानी कि V1 बटे V2 का है, या V1 अनुपात V2 1:9 आ गया। इस तरीके से प्रश्न आपसे सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता था कि V1 और V2 का अनुपात क्या होगा, तो 1:9 होगा। ठीक, कुछ और भी पूछा जा सकता था यहीं पर कि यदि दो बेलन है जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात कुछ भी, चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं, आप नोट कर लीजिए। यदि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 2:3 है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, R1 बटे R2, ये भी लिख सकते हैं। तथा उनकी ऊंचाइयां समान है, तो तथा उनकी ऊंचाइयां समान है तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ठीक है, यानी इस बार आपको बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है और उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात आपको बताना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, आप लिखेंगे ऐसे, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का है या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का है, ये होता है सूत्र 2πRh, यहां भी 2πRh, लेकिन क्योंकि दो है तो अब हम क्या करेंगे, इसको R1H1 कह देंगे, इसको R2H2 कह देंगे, बस 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा अनुपात में, क्योंकि ऊपर भी वही 2 का कुछ बदलेगा नहीं, 2 से 2 पाई भी सेम होता है, 22/7 22/7, ये कट जाएगा अनुपात में, ये चीजें कट जाती हैं। अब बचा R1H1 R2H2, तो क्योंकि मैंने कहा कि R1 बटे R2 तो 2/3 है, तो R1 बटे R2 देखिए ये रहा, इसको आप 2/3 लिख लीजिए, और सब में गुणा ही है, बीच में कोई निशान नहीं, तो यहां पर सब गुणा ही है। H1 बटे H2 के लिए मैंने कहा कि इनकी ऊंचाइयां समान है, मतलब ये भी H है तो ये भी H है, दोनों समान है तो ये भी कट जाएगा, तो केवल वही बचा 2/3, आंसर यही हो जाएगा। तो 2:3 ही आंसर इसका भी हो जाएगा। यानी कि ऐसी स्थिति में जो बेलन का वक्र पृष्ठ के बेलन के लिए त्रिज्याओं का अनुपात था, वही आपका वक्र पृष्ठ का अनुपात आ गया, निकल के कैसे आया आपने देख लिया। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार आपसे पूछे जाएंगे। कई बार ये बोला जाएगा कि बेलन के आधार समान है, यानी कि आधार की त्रिज्याएं समान है,
कई बार आपसे ये कहा जाएगा कि दो बेलन है जिनके आधार समान है या आधार की त्रिज्या समान है, दोनों एक ही बात है। भाई ये बताइए, अगर किसी बेलन का आधार समान है, मतलब कि ऐसा समझिए कि जितना ये है, ये वाला पार्ट उतना ही ये है, तो जितना इसका आधा यानी त्रिज्या होगा उतना ही इधर भी होगा। तो अगर वो बोलता है कि दो बेलन के आधार समान है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि R1 बराबर R2 यानी उनकी त्रिज्याएं बराबर है, तथा उनके ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 1:2 है। तो आप उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो आयतन क्या होगा, V1/V2, पहले का आयतन पाई R स्क्वायर H, इसका भी पाई R स्क्वायर H, पाई से पाई कट जाएगा, पहले को R1 H1, इसको R2 H2 कह दे, दो बेलन है। तो अब क्या होगा, R1 और R2 समान है, तो ये भी R और ये भी R नीचे समान है। H1 और H2 का 1:2 है, ये 1 है, ये 2 है, रख दिया, R से R कैंसिल, तो वो भी 1/2 ही आ गया। वही जो था 1:2, वही इसका भी आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्न भी दिए जा सकते हैं, इनको ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें, मान रखें और सॉल्व करें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 10 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े आयत, देखिए आयत है जो कि 10 और 5, 10-5 की लंबाई चौड़ाई है। आयत को 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। देखिए इस भुजा के परितः आयत को घुमाया जाता है। तो अगर 5 सेंटीमीटर वाले के परितः घुमाया जाएगा तो ये बेलन की ऊंचाई बन जाएगा। ये हमने आपको बताया, जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वो बेलन की ऊंचाई बन जाता है। तो ये 5 ही हो जाएगा क्योंकि 5 के परितः घुमाया गया। और दूसरी भुजा जो होती है वो बेलन की त्रिज्या बन जाती है। घुमाने के केस में बेलन की त्रिज्या, दूसरी भुजा जो बनती है वो बेलन की त्रिज्या बनती है, जिसको हम R से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10। अब आपको बताना क्या है, आयतन। बहुत ही आसान है, केवल इतना आपको समझ लेना है कि जब किसी बेलन को घुमाया जाता है तो जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वो भुजा बेलन की ऊंचाई बन जाती है और दूसरी भुजा बेलन की त्रिज्या बन जाती है। ये मैंने नोट करा दिया है आपको। तो बेलन का आयतन बराबर पाई R स्क्वायर H, सब में गुणा होता है, आपको बार बार बता रहा हूं मैं। पाई अभी ऐसे रखिए, R यानी कि 10, इसका स्क्वायर गुणे H मतलब 5। तो आप देखेंगे पाई गुणे 10 का वर्ग 100 गुणे 5, इसका मतलब ये हो गया 500 पाई। देखिए 5, अगर मैं यहाँ पाई का मान रखता हूँ 500 गुणे 22/7, तो जिनको करना हो ये गुणा करके 500 को 22 से गुणा करके 7 से भाग कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। वरना कोई जरूरत नहीं है, जब अगर 7 से कटने वाली संख्या ना हो तो आप पाई में ही रहने दें, ऐसे ही उत्तर छोड़ दें। 500 पाई, पाई का मान रखे ही ना, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर कटेगा नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ऐसा नंबर होता, सपोज ये 500 पाई ना हो करके यहाँ पर होता कुछ ऐसा 700 पाई, है ना, तो हम क्या करते, पाई का मान रख देते। कैसे भाई, 700 गुणे पाई का मान 22/7 रखते, 7 से 7 कट जाता, 100 आ जाता और ये 2200 आंसर हो जाता। नहीं, जब अगर ये 7 से कटने वाली संख्या ना हो तो आप पाई का मान ना रखें, कोई जरूरत नहीं है, पाई में ही छोड़ दें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन था। मुझे आशा है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, 44 गुणे 20 सेंटीमीटर माप का आयत। फिर देखिए यहाँ पर बोला गया 44 और 20 लंबाई चौड़ाई। आयताकार कागज को मोड़कर, इस बार मोड़ा गया है, और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, यहां पर साफ साफ बता दिया गया कि ये ऊंचाई बन रहा है ना। तो अगर 20 सेंटीमीटर माप की ऊंचाई बन रहा है, ये वाला तो बेलन की ऊंचाई उसने साफ साफ बता ही दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब बेलन की ऊंचाई को 20 लेना है, जो कि प्रश्न में बताया गया है। अब बची ये वाली भुजा, तो इसको क्या ले, तो इसको आपको पता है कि जब भी किसी आयत को मोड़ा जाता है, जब भी, मैंने आपको बताया यहां पर वर्ड है, ध्यान दीजिए, आयताकार कागज को मोड़कर, जब भी किसी आयत को मोड़ा जाएगा तो उसकी एक भुजा तो परिधि, वृत्त की परिधि बनता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, और दूसरी भुजा ऊंचाई। तो यहां पर आपको ये बता दिया गया ऊंचाई 20 बना है, तो दूसरी जो भुजा है वो बेलन के सिरे की परिधि, बेलन के सिरे की परिधि बन गया होगा। और बेलन के सिरे में क्या होता है, यानी वृत्त की परिधि बन गया होगा, और वो होता है 2 पाई R। भाई वृत्त की परिधि बनता है तो 2 पाई R, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो अब आप क्या करिए,
आपको ये पता है कि बेलन के सिरे की परिधि क्या होगा, दूसरी वाला यानी 44 हो जाएगा। 44 बराबर 2 पाई आर। हम केवल इसी को सॉल्व करना है, इसी लाइन को। तो पहले हम देखेंगे 2 पाई, यहां से 44 गुणे, सॉरी यहां से 44 बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर। तो आप देख रहे हैं ये 7 इधर आएगा, 44 गुणे 7, और ये 2 गुणे 22 गुणे में है तो ये नीचे आ जाएंगे बटे में, और इधर केवल आर बचेगा त्रिज्या। 2 गुणे 22 मतलब 44, 44 से 44 कट जाएगा, तो आर सीधे 7 आ गया। आर यानी त्रिज्या तो 7 ही आ गया। अब इस बेलन का आयतन बताना था, तो अब मैं इसको हटा रहा हूं ऊपर से, और सीधे यहां पर आप देखिए बेलन का आयतन। अब आपको आसानी से इस बेलन का आयतन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी 22/7, आर यानी 7 इसका स्क्वायर गुणे एच, ऊंचाई कितनी थी, जो 20 था, यहां पर बताया गया था। ठीक, तो 22/7 गुणे 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7 गुणे 20। 7 से 7 कट गया। अब आप इसको आराम से इसको गुणा कर सकते हैं। 7 दूनी 14, ठीक है, 7 में 14, 7 में 14 1 15, ठीक है, और गुणे 20। देखिए 0 हो गया, 2 से डबल कर लीजिए, 0 ये हो गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 1 3, 3080 3080 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में बोलेंगे या फिर घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। बेलन के लगभग सभी प्रकार के प्रश्न आपको समझाए जा चुके हैं। आई होप आप बेलन से संबंधित चीजों को अभ्यास करिए, सीखिए और इनको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। आगे के लेक्चर्स में और चीजें आपको कराई जाएंगी। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9918296179 पर। ये मेरा अपना नंबर है 9918296179। इस पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे और नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। सो आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका एग्जाम सफल हो, आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।